दूसरा क्लास में हम लोग कोशिका के अंग पढ़े थे। लगभग 10-12 अंगों के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े। आज भी वही है, कोशिका के अंग में ही 1-2 अंग और महत्वपूर्ण है जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला अभी हम लोग को पढ़ने के लिए क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। अब देखना है कि यह क्रोमोसोम जो है कोशिका के अंदर कहाँ रहता है, किस अंग में रहता है, किस भाग में रहता है। तब गुणसूत्र जो होता है यह कोशिका के अंदर केंद्रक होता है ना, बीच में कोशिका के बीच में केंद्रक होता है ना, उसी केंद्रक में विद्यमान होता है गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका देखिए, यह कोशिका हो, कोशिका के बीच में केंद्रक है और इस केंद्रक में 3 गो जीव द्रव्य और होता है। कौन कौन? तो एक होता है क्रोमोसोम, और दूसरा होता है डीएनए, और तीसरा होता है आरएनए। डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम, यह 3 जीव द्रव्य कोशिका के केंद्रक में होता है। अब क्रोमोसोम के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे कि क्रोमोसोम क्या है। हिंदी में गुणसूत्र कहा गया, अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहा गया। कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म धागे जैसी संरचना। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म धागे जैसी संरचना है जो वंशागति के लिए आवश्यक है। वंशागति बोले तो एक वंश से दूसरे वंश में जो आनुवांशिक गुण होता है वह इसी गुणसूत्र के कारण स्थानांतरित होता है। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ कर धागे का रूप ले लेता है। गुणसूत्र जो धागा जैसा होता है यह किस प्रकार से बनता है? गुणसूत्र का निर्माण, तो क्रोमैटिन कोशिका विभाजन होता है, तो विभाजन होते समय वह सिकुड़ कर धागे का रूप ले लेता है। इन्हीं धागे को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। यह गुणसूत्र सभी वनस्पति कोशिका और सभी जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्रोमोसोम सभी वनस्पति कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। और कोशिका के अंदर किस भाग में? कोशिका के अंदर या कोशिका के केंद्रक में होता है। अब देखिए, गुणसूत्र डीएनए तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ गया। गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए तथा हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज विल्हेम वान नागेली और एडवर्ड वान बेनेडेन ने किया था। एडवर्ड वान बेनेडेन ने किया था। कब किया था? 1842 ईस्वी में। गुणसूत्र की खोज कब और किसने किया? विल्हेम वान नागेली और एडवर्ड वान बेनेडेन ने 1842 ईस्वी में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज की। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, जिसे जोड़ा में देखा जाता है तो 23 जोड़ी प्राप्त होता है। 2 गुणसूत्र का 1 जोड़ा, तो इस तरह से 2-2 का जोड़ा बनेगा, तो 46 में कितने जोड़ा तैयार होंगे? 23 जोड़ा। तब मानव में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है नर और मादा में समान होता है। नर मतलब पुरुष, मादा मतलब स्त्री। तो स्त्री और पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वह 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होता है। जो गुणसूत्र पुरुष में है वही गुणसूत्र स्त्री में है, तब 22 जोड़ी समान होता है। और एक जोड़ी जो 23वां जोड़ी लास्ट जोड़ी जो तैयार होता है वह असमान होता है, वह समान नहीं होता है, वह विषम होता है। मतलब पुरुष में अलग गुणसूत्र होता है और महिला में अलग गुणसूत्र होता है। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ी, जिसमें 22 जोड़ी पुरुष में और महिला में समान होता है और 23वां जोड़ी अलग अलग होता है, विषम होता है, वह समान नहीं होता। अच्छा, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र समान होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑटोसम कहा जाता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र जो पुरुष और महिला में समान होता है
उसे ऑटोसोम कहा जाता है। 23वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वह समान नहीं होता है, इसीलिए 23वें जोड़ी के गुणसूत्र को विषम युग्मजी गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। विषम युग्मजी गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य के कैमे जोड़ी गुणसूत्र को 23वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वह XX होता है और पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा वह XY होता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र होता है XX और पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है XY। गुणसूत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? माता पिता के लक्षण को उसके संतानों में स्थानांतरण करना। यह गुणसूत्र जो है कोशिका में, इसका मेन काम क्या है? माता पिता में जो भी लक्षण होता है वह बच्चे में स्थानांतरित करना। इसीलिए कभी कभी बच्चा छोटा सा जब जन्म लेता है तो उसे देखने के बाद कोई कोई कहता है कि बिल्कुल अपने मम्मी के जैसा यह बच्चा है ना, बिल्कुल अपने पापा के जैसा ही यह बच्चा जन्म लिया है। तो उसका जो हम शक्ल जो होता है यही गुणसूत्र के कारण। यदि माता के गुणसूत्र से बच्चे का निर्माण हुआ है तो बच्चे की ढांचा, बनावट, संरचना, मुंह नाक का जो पूरा डिजाइन होगा वह बिल्कुल माँ के समान होगा। और यदि पिता के गुणसूत्र से होगा तो वह पिता के जैसा। कुछ महत्वपूर्ण जीवधारी और उनमें उपस्थित गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या को भी देखते हैं। देखिए, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर है और चावल है, टमाटर और चावल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 24। उसके बाद है तंबाकू और आलू, तंबाकू और आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 48। टमाटर और चावल में गुणसूत्र की संख्या 24। तंबाकू और आलू में गुणसूत्र की संख्या 48। टमाटर में कितना होता है गुणसूत्र? 14। गेहूं में 42। प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16। गाजर में गुणसूत्र की संख्या 18। तो कुछ खाद्य पदार्थ है इसमें जो गुणसूत्र की संख्या हम लोग अभी जाने, इसको याद कर लेंगे। आगे देखिए, अब मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 6। मक्खी में कितना होता है? 12। कबूतर में 80। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26। आगे हाथी में कितने गुणसूत्र होता है? हाथी में गुणसूत्र की संख्या 56। हाथी में गुणसूत्र की संख्या 56। गाय और बकरी में 60। कुत्ता में कितने गुणसूत्र होता है? 78 है ना? 78। बिल्ली, बाघ और शेर इस सब में गुणसूत्र की संख्या 38। बिल्ली, बाघ और शेर में गुणसूत्र की संख्या 38। खरगोश में गुणसूत्र की संख्या 44। चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या 48। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या 64। तो इस तरह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीवधारी और उसमें उपस्थित गुणसूत्र की संख्या जान लिए। अब हम लोग कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में एक चीज देख लिए, गुणसूत्र। आपको बताया कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है यानी कि क्रोमोसोम, DNA होता है और RNA होता है। तो एक तो क्रोमोसोम के बारे में जान लिए, अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे DNA और RNA के बारे में। चलिए इसको नोट करिए। चलिए, अब कोशिका के केंद्रक में उपस्थित एक और जीव द्रव है जिसे DNA के रूप में जाना जाता है। DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड के मतलब जानते हैं क्या होता है? अम्ल होता है। तो यह एक प्रकार का अम्ल है। DNA एक प्रकार का अम्ल है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। DNA कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और जीवों के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। किसी भी जीव के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके संतानों तक या दूसरे तीसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरित होता है वह किसके द्वारा होता है? तो DNA के द्वारा ही होता है। सभी प्रकार के आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य DNA द्वारा ही होता है। अब देखिए, DNA टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी प्रकार की हादसा में संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की हादसा हो और उस हादसा में जो संलिप्त व्यक्ति है
उस व्यक्ति का नाम कभी कभी क्या होता है कि लोग आशंका से भी दे देता है नाम, प्रशासनिक के जो प्रक्रिया होते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है आशंका से जो नाम दिया जाता है वह उस व्यक्ति को प्रशासन अपने वश में करके पकड़ करके और फिर डीएनए टेस्ट के द्वारा ही यह 100% संतुष्ट हो लेता है वह कि यह व्यक्ति उस हादसा में संलिप्त था या नहीं। तो किसी भी प्रकार की हादसा में संलिप्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद और है कि डीएनए टेस्ट के द्वारा माता पिता के द्वारा बच्चे में होने वाली जेनेटिक बीमारी का भी पता लगाया जाता है। कभी कभी कोई बच्चे में विशेष प्रकार की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर पूरा उसका डिटेल पूछता है, उसे लगता है कि यह जेनेटिक बीमारी है तो पूछेगा कभी आपके माता पिता को हुआ था ऐसा, कभी उसके दादा दादी को हुआ था, यहाँ तक कि उसके नाना नानी तक में भी डॉक्टर पूछ लेता है। मतलब 1 2 3 मतलब कई एक प्रकार के रिलेशन, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, अपने घर में दादा दादी, चचा फुआ फूफे, कोई के मतलब पूरे रिलेशन में पूछ लेता है। कहीं से भी किसी भी व्यक्ति में यदि उस प्रकार की बीमारी हुआ हो पीछे कभी भी और अभी प्रेजेंट में यदि किसी बच्चे में है तो उसका पता भी डीएनए टेस्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि डीएनए की खोजकर्ता पूछ देता है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम डीएनए की खोज जोहान फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। बाद में इस डीएनए के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कब? 1953 में। तो इसीलिए वाटसन एवं क्रिक को भी क्या कहा जाता है, डीएनए के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। कभी कभी डीएनए के खोजकर्ता में नाम दे देगा किसका, तो फ्रेडरिक मिशर का, या नहीं तो नाम दे देगा वाटसन एवं क्रिक का। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा भी व्यक्ति के आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक ले डीएनए के बारे में, या पूरा चीज़ देख लिए। अब एक चीज़ और बताए थे केंद्रक में होता है आरएनए। अब आरएनए के बारे में बताते हैं, इसको नोट करिए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह भी एक प्रकार का अम्ल है जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। और इसके बारे में जानते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो यह एक प्रकार का अम्ल है। कौन सा अम्ल है? देखिए आरएनए यह एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो सीधे प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होता है। आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जो कहाँ शामिल होता है, जो सीधे प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होता है। तो इस तरह से हम लोग कोशिका के अंगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किए और पिछले क्लास में जो भी अंग पढ़े थे उसके बाद जो शेष बातें बच गई थी उसे आज देख लिए। आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से पढ़े कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए, इन तीनों के बारे में देख लिए। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास को कल पढ़ेंगे।